कभी सोचा है तुमने, काश मैं उससे पहली बार नहीं मिलता। वो रिश्ता, वो यादें, वो रातों की बातें, सब कुछ इरेज हो जाता और तुम फिर से वही हो जाते जो थे, दो अनजान लोग, स्ट्रेंजर्स। ये सवाल, या फिर आप ये कह लीजिए ये एक छोटी सी दर्दनाक विश, यही है इस बुक की पूरी आत्मा। कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन? श्रीजीत सांडिल्या की डेब्यू नोवेल है। एक यंग इंडियन राइटर जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा, GIM गोवा में MBA कर रहा था, जिसने अपनी खुद की फीलिंग्स को कागज़ पर उतार दिया और वो कागज़ पेंगुइन इंडिया का नेशनल बेस्ट सेलर बन गई। ये बुक सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक कॉलेज की 3 जिंदगियां हैं जो प्यार, दोस्ती, धोखा और हीलिंग के साथ उलझी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम में से बहुत से लोग फील करते हैं लेकिन वर्ड्स में नहीं कह पाते। आज हम इस पूरी बुक को कवर करेंगे। देव की कहानी, तनिष्का की कहानी, अवंतिका की कहानी और वो सवाल जो बुक के एंड पर भी उलझा रहता है, क्या हम वाकई फिर से स्ट्रेंजर्स बन सकते हैं? मैं हूँ रजत, चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, बुक का बैकग्राउंड और श्रीजीत सांडिल्या। थोड़ा कंटेक्स्ट बताता हूँ पहले, क्योंकि बुक को समझने के लिए ना ऑथर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो श्रीजीत है ना, वो एक यंग इंडियन राइटर हैं जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में अंडर ग्रेजुएट किया उन्होंने, फिर GIM गोवा से MBA अपना करा। और जैसे बहुत सारे यंग इंडियंस होते हैं ना, वो भी सेम वैसे ही थे, डेडलाइन, एम्बिशियस और लाइफ को ना बहुत कुछ एक साथ हैंडल करते हुए उन्होंने राइटिंग में भी ना एक आउटलेट ढूंढा अपना। वो कहते हैं ना कि जो उनकी राइटिंग है उसमें एक कॉमेडी है, नॉस्टैल्जिया है और एक पैशन है। ग्रोइंग अप की बिटर स्वीटनेस है, मूविंग ऑन की डिफ़िकल्टी है। ये सब उनकी ना पहली नोवेल में साफ दिखाई भी देता है। बुक पेंगुइन रैंडम हाउस ने इंडिया में पब्लिश की, नेशनल बेस्ट सेलर बन गई। एक डेब्यू किताब के लिए ना ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट था। और जो बुक का जॉनर है ना, वो है कंटेम्प्रेरी इंडियन फिक्शन, कॉलेज रोमांस, कमिंग ऑफ एज, थोड़ा पोइट्री, थोड़ा प्रोज और ना थोड़ा मिम्योर स्टाइल नरेशन है ये। हम सारी चीज़ें ना देव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, जो कि फर्स्ट पर्सन है। मतलब हम देव की आंखों से ना सब कुछ देखेंगे, उसकी फीलिंग्स, उसकी मेमोरीज, उसके कन्फ्यूजन। और जो पूरी बुक की सेटिंग है ना, वो कॉलेज लाइफ में है। आपको हॉस्टल के बारे में पता चलेगा, कैंटीन, लेट नाइट टॉक्स, ऑनलाइन फ्रेंडशिप, एग्ज़ाम के बीच में प्यार। और जो भी ना इंडियन कॉलेज में रहा है उसको ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगेंगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। और जो बुक का स्ट्रक्चर है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो पास्ट और प्रेजेंट में ना मूव करता रहता है। देव अभी भी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ वो याद करता है कि वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। दोनों टाइमलाइंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। पार्ट 2, कैरेक्टर्स ब्रेकडाउन। अब जो देव है, हमारा नैरेटर, हमारा कन्फ्यूज्ड हीरो, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। जो देव है ना, वो हमारा मेन कैरेक्टर है और वो एक ऐसा इंसान है जिससे तुम शायद ना इंस्टेंटली कनेक्ट कर लोगे बहुत ईजिली, क्योंकि देव बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। वो कॉन्स्टेंटली ना लड़ाई में है अपने ही थॉट्स के साथ, दोनों लड़कियों के बीच, पास्ट और प्रेजेंट के बीच, जो वो चाहता है और जो सही है इनके बीच। जब देव कॉलेज में आया ना, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश, एक्साइटेड, नए लोगों से ना मिलना चाहता था। और वो धीरे धीरे जब वो मिलने लगा तो उसको एक ऐसा दोस्त बन गया जिससे ना उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और वो थी तनिष्का, और एक ऐसी लड़की से जिसने उसे ना ऑनलाइन की दुनिया में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और वो थी अवंतिका। जो देव है ना, उसकी एक क्वालिटी है, वो ना चीज़ों को डीपली फील करता है, इमोशंस को, और उसे ना ओवरराइड करता रहता है। वो एनालाइज करता रहता है बार बार, क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन गलत था, कौन सही था। और रीडर्स के लिए ना ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि हम सब यही करते हैं जब हमारा दिल टूटता है तो। और जो देव की सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना, वो है कि वो हमेशा चीज़ों को कंपेयर करता है। वो कंपेयर करता है तनिष्का और अवंतिका को, पास्ट और प्रेजेंट को, जो था और जो हो सकता था। और जो ये कंपैरिजन था ना, ये कभी उसे सेटल ही नहीं होने देता। दूसरा कैरेक्टर है हमारी तनिष्का, पहला प्यार, सबसे गहरा जख्म। तनिष्का देव की ना कॉलेज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। 3 लोगों के ग्रुप में वो एक थी, देव, तनिष्का और रोहन। दोस्ती धीरे धीरे कुछ और बन गई,
देव ने तनिष्का के लिए जो फील किया ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। वो पहली पर्सन थी कि जब देव को ना किसी कंधे की ज़रूरत थी तो वो वहाँ थी, सबसे पहले, सबसे ज़्यादा। और तनिष्का के साथ ना चीज़ें ईजी थी, बिल्कुल नेचुरल थी। कॉलेज की रौनक में वो एक एंकर थी देव के लिए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, एक बिट्रेयल, एक ऐसी चीज़ जिसने देव और तनिष्का के बीच में जो भी हुआ था ना उसे तोड़ के रख दिया। तनिष्का पूरी बुक में ना देव की मेमोरी में रहती है, प्रेजेंट में कम, पास्ट में ज़्यादा। वो एक ऐसा जख्म है ना जो ठीक होते होते फिर से ताज़ा हो जाता है। थर्ड कैरेक्टर है हमारा अवंतिका, ऑनलाइन कनेक्शन और रियल फीलिंग्स। अवंतिका ना देव की लाइफ में अलग तरीके से आई, और वो आई ऑनलाइन। पैंडेमिक एरा में जब कॉलेज के बाद सारी दुनिया ना स्क्रीन पे आ गई थी, कॉलेज की स्क्रीन पे, उस वक्त देव को मिली थी अवंतिका। और अवंतिका और देव की बातें ना लेट नाइट मैसेज से शुरू हुई। उनकी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थी, और उन दोनों के बीच में ना जो गहराई थी बातों की वो एक स्ट्रेंजर से ना बहुत ज़्यादा होती है, जो आप आमने सामने बैठ के बात करते हो। और ऐसे धीरे धीरे ना इन दोनों के बीच में कनेक्शन डेवलप हो जाता है। देव अवंतिका के साथ ना डिफरेंटली फील करता है, और यहाँ कोई हिस्ट्री नहीं है इन दोनों की, कोई बैगेज नहीं था, सिर्फ प्रेजेंट था देव के लिए। लेकिन एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम भी है, क्या ये कनेक्शन रियल है या सिर्फ तनिष्का के दर्द से भागने के लिए वो एक रास्ता ढूंढ रहा था। चौथा करेक्टर है हमारा रोहन, जो दोस्त था और फिर नहीं रहा। रोहन 3 लोगों के ग्रुप का ना तीसरा मेंबर था, देव और तनिषा के साथ। जो रोहन का धोखा देना था ना वो इस बुक का सेंट्रल, सबसे ज़्यादा जख्म देने वाला पार्ट है। जो देव था ना उसने एक रिश्ता नहीं खोया, उसने एक साथ दोनों खोए, तनिषा भी और रोहन भी। दोनों के साथ ना एक साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने देव की दुनिया को ना कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया। रोहन बुक में ना एक घोस्ट की तरह है, प्रेजेंट नहीं है लेकिन हर जगह फील होता है, और देव की हर मेमोरी में ना वो कहीं ना कहीं है। दोनों को एक साथ खोना ये देव के लिए ना डबल ग्रीफ था। रोमांस लॉस हो गया और ऊपर से फ्रेंडशिप भी उसकी चली गई। और रीडर्स ने ना स्पेसिफिकली ये एंगल से काफ़ी रिलेट कर पाए हैं वो लोग, क्योंकि कभी कभी ना एक ही इवेंट में हम लोग कई सारे लोगों को खो देते हैं। पार्ट 3, कॉलेज का वो सुहाना वक्त। कहानी शुरू होती है कॉलेज से, वो इलेक्ट्रिक, क्योटिक, ब्यूटीफुल वर्ल्ड जहाँ सब कुछ पहली बार होता है। देव, तनिष्का और रोहन 3 लोग, 3 अलग पर्सनैलिटीज़, लेकिन एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल कि दुनिया छोटी लगने लगती है। लेट नाइट कैंटीन रन्स, रैंडम रोड ट्रिप्स, एग्ज़ाम से पहले पैनिक, एग्ज़ाम के बाद रिलीफ, हॉस्टल के कॉरिडोर्स में घंटे भर की बातें, वो चीज़ें जो कॉलेज लाइफ को ना एक कॉलेज लाइफ बनाती हैं, वो सब इस बुक में ना बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। और जो भी बंदा कॉलेज में रहा है ना वो यहाँ वापस चले आना चाहता है रीडिंग करते वक्त। और ये सब चीज़ें ना इस बुक में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है कॉलेज के बारे में। और जो भी बंदा ये किताब पढ़ता है ना उसको लगता है कि भाई मैं तो अपनी कॉलेज की दुनिया दोबारा से जी ली है। जो देव था उसने क्या करा, तनिष्का को ना धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू करा, एक फ्रेंड की तरह नहीं, कुछ ज़्यादा की तरह। छोटे छोटे मोमेंट्स, वो कैसे हंसती है, वो कैसे कंसंट्रेट करती है एग्ज़ाम में, वो कैसे देव की बातों को ना ध्यान से सुनती है जब सब बिज़ी होते हैं। और जो फीलिंग्स थी ना वो कभी डिफाइन नहीं थी इन दोनों के बीच में। जो देव था ना उसने खुद से भी ये कभी नहीं पूछा था क्या ये प्यार है, वो सिंपली फील कर रहा था बस उसके लिए, धीरे धीरे साइलेंटली। और जो रोहन था वो भी उन लोगों के साथ था, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट था। और वो बंदा था ना ग्रुप का जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक था, फ़नी था, आउटगोइंग था और सबको साथ रखने वाला था। देव का वो दोस्त जिस पर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था। 3 लोगों की ये दुनिया बिल्कुल कंफर्टेबल थी, सेफ थी। और जैसे हर चीज़ कोई सेफ होती है ना, हम कभी ये नहीं सोचते कि ये टूट भी सकती है जब तक वो टूट नहीं जाती। पार्ट 4, जब दोस्ती कुछ और बन जाती है। दोस्ती से प्यार में शिफ्ट ये दुनिया की ना सबसे कॉमन और सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में से एक है। देव के लिए ये एक सडन रियलाइजेशन नहीं था, कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं था जब उसके एकदम से ट्यूबलाइट जल गई हो कि अरे ये कैसा है। ये एक ना बहुत स्लो प्रोसेस था, महीनों का, रोज़ के छोटे छोटे जो इंट्रैक्शन थे ना उन चीज़ों में वो फील कर पा रहा था। तनिष्का उसके पास थी कंसिस्टेंटली। जब देव के घर में कोई प्रॉब्लम आई तनिष्का ने उसको सुना। जब देव के किसी सब्जेक्ट में फेल होने की बात आई ना सामने तो तनिष्का ने उसके साथ नोट शेयर करे। जब देव को सिंपली किसी की ज़रूरत थी तनिष्का वहाँ थी। और तनिष्का का ना साथ होना हमेशा देव के, उसने ना कुछ बिल्ड कर दिया, ट्रस्ट, कंफर्ट और वो इनविजिबल थ्रेड जो 2 लोगों के बीच में होता है जब वो जेन्युइनली एक दूसरे की परवाह करते हैं।
और देव ने ना इवेंचुअली ये रियलाइज़ किया ये दोस्ती से ना कुछ ज़्यादा लग रहा है। लेकिन क्या करें, रोहन भी था। अब तीनों की फ्रेंडशिप ना एक यूनिट थी। एक चीज़ एक्सप्रेस करना, क्या वो सब कुछ तोड़ देगा? और देव ने ना कुछ टाइम के लिए फीलिंग छुपाई अपने आप से, अपने अंदर ही रखी। और कभी कभी ये फीलिंग इतनी ओवरवेलमिंग होती थी ना कि वो ओवरथिंक करने लगता था बार बार सेम लूप में सेम चीज़ें। और फिर एक वक्त आया जब कुछ एक्चुअली हुआ दोनों के बीच। कुछ वर्ड्स थे, कुछ मोमेंट्स थे जो क्लियरली ना सिर्फ दोस्ती वाली कैटेगरी में तो नहीं आते थे। चीज़ें क्रॉस होने लगी धीरे धीरे, और दोनों जानते थे। दोनों ने ना कभी ये बिल्कुल खुल के डिस्कस ही नहीं करा, लेकिन ये दोनों जानते थे कि कुछ ना कुछ है हम दोनों के बीच। पार्ट 5, वो जख्म जो सब बदल गया। अब वो पार्ट जो इस बुक की स्टोरी का कोर है। देव ने ना कुछ डिस्कवर करा तनिष्का और रोहन के बारे में। एग्जैक्टली क्या हुआ ना, ये हमें जानबूझ के बुक में नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ना जिस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं हम ये साफ समझ पाते हैं कि उन्होंने ना कुछ ऐसा करा जिससे देव की जो दुनिया थी ना वो बिल्कुल ही टूट गई। और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो था जिससे एक ही साथ वो दोनों उसकी ज़िंदगी से चले गए। और जो देव का विश्वास था ना वो तो बिल्कुल ही टूट गया। और जो उसके साथ विश्वासघात हुआ ना वो एक साथ हुआ। एक तो उसकी प्यार भरी ज़िंदगी टूट गई, और दूसरा जो दोस्ती थी ना उसमें भी उसको धोखा मिला, और वो भी एक साथ टूट गया। जो रीडर्स थे ना उन्होंने स्पेसिफिकली ये एंगल मेंशन करा है कि जो देव है वो एक सिर्फ रिश्ते का दर्द नहीं झेल रहा था, वो एक बार में दो लोगों को खो रहा था। वो बंदा जो सबसे क्लोज था रोहन, उसने, और जो लड़की थी ना जिसको सबसे ज़्यादा देव ने ट्रस्ट करा था तनिष्का, दोनों ने ना उसको एक साथ हर्ट किया था। और ये ग्रीफ ना सिंपल नहीं था, ये लेयर्ड था। देव बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो जायज़ भी था। देव उदास था, वो बिल्कुल कंफ्यूज था, क्योंकि वो ना खुद भी 100% श्योर नहीं था कि उसके और तनिष्का के बीच में ऑफिशियली कुछ था भी या नहीं। और उन दोनों के बीच में कोई ऐसा लेबल भी नहीं था कि भाई हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। तो फिर ये विश्वासघात हुआ भी कैसे जब कुछ ऑफिशियल था ही नहीं तो। और जो ये ना कन्फ्यूजन था यही बहुत ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि एंगर को ना आप जस्टिफाई करने के लिए कुछ आपको क्लियर भी होना चाहिए कि भाई मुझे गुस्सा इस वजह से आ रहा है। और देव के पास वो क्लियरिटी कभी थी ही नहीं। जो देव था वो बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल शांत हो गया। और जिस तरीके से ना वो टूटा था वो ऐसा नहीं था कि आपको बाहर दिखेगा। वो टाइप का टूटना था, वो अंदर से ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, और तुम ना फिर भी स्माइल करते रहते हो दुनिया के सामने, वो वैसा वाला टूटा था। पार्ट 6, अवंतिका, स्क्रीन पर एक नया रिश्ता। जब देव की ना ऑफलाइन दुनिया कोलैप्स हो गई तो ऑनलाइन दुनिया में उसने ना एक दरवाज़ा खोला। अवंतिका, एक लड़की जिससे देव ने ना कभी फेस टू फेस नहीं देखा था, सिर्फ उनके बीच में मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, और वो ना रात भर घंटों बातें करते थे सोने से पहले। और जब भी देव को नींद नहीं आती थी ना वो लोग रात में चैट करा करते थे एक दूसरे के साथ। और अवंतिका के साथ ना देव बिल्कुल एक अलग इंसान था। उसके ऊपर कोई भी एक तो बैगेज नहीं था पास्ट का, उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं थी जिसको वो ना दोबारा से उस दर्द में आ जाए वो। और वो जैसा था ना वो वैसा था उसके साथ। और वो उसके साथ ना बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था, क्योंकि वो लोग स्ट्रेंजर्स थे तो उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ना हम उनके साथ कई बार ज़्यादा सच बोलते हैं, क्योंकि ना हमें कोई जजमेंट का डर नहीं होता, कोई हिस्ट्री नहीं होती, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे हमें। और दोनों की बातें ना धीरे धीरे बहुत होती गईं। अवंतिका देव की फीलिंग्स को समझती थी, ना सिर्फ सुनती थी, जेन्युइनली समझती थी। वो वहाँ थी वर्चुअली जब तनिष्का फिजिकली वहाँ नहीं थी। और जो देव था ना वो कंफ्यूज हो गया, ये क्या है? ये तनिष्का के दर्द से भागना है या अवंतिका जेन्युइनली कुछ और है? अवंतिका खुद भी ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, अपनी दुनिया थी उसकी, अपने स्ट्रगल्स थे। वो सिर्फ देव के लिए ना इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं थी, वो अपनी पूरी इंसान थी। अब दोनों के बीच में ना बॉन्ड डेवलप हुआ, ऑनलाइन था लेकिन रियल था। और जैसे जैसे ना इनकी देर रात तक बातें चलती थी, दोनों ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल सेफ स्पेस बन गए थे। पार्ट 7, देव की अंदर की लड़ाई, तनिष्का या अवंतिका। अब देव ना एक ऐसी जगह था जो बहुत ज़्यादा उसके लिए फेमिलियर थी, दो फीलिंग्स, दो लोगों के बीच में। और खुद ही ना वो अपने साथ एक एंडलेस डिबेट करता था। तनिष्का के बारे में वो ये सोचता था कि भाई मैं उसे ज़्यादा टाइम से जानता हूँ, वो मेरे साथ थी जब कोई नहीं था, जो कुछ भी हुआ वो कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जो भी था वो रियल था, क्या वो सब इग्नोर कर दूँ मैं? और अवंतिका के बारे में वो ये सोचता है ना कि ये नया है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ कोई हर्ट नहीं हुआ अभी तक, और यहाँ ना सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि ये चांस मैं मिस कर दूँ। देव ने ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी कि वो तनिष्का को ना ज़्यादा टाइम से जानता था, इसलिए वो सोचता था कि वो तनिष्का से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन एक रिव्यूअर ने एक पॉइंट को ऑब्जर्व किया जो बहुत सच भी था, कि जो देव था
वो ना तनिष्का से ज़्यादा प्यार नहीं करता था, वो सिंपली तनिष्का को ना उसकी एक आदत सी हो गई थी, क्योंकि जो तनिष्का थी वो हमेशा अवेलेबल थी उसके साथ। और जब कोई इंसान ना आपके लिए अवेलेबल हो जाता है तो आप उसको सोचने लगते हो कि भाई ये प्यार है। और ये रियलाइजेशन ना देव को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करता है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि जो वो प्यार समझ जाता ना एक्चुअली में वो सिर्फ एक कंफर्ट था। और कंफर्ट और लव सेम होते हुए भी ना सेम नहीं होते। और देव का जो ये इंटरनल वॉर था ना ये पूरी बुक में चलता रहता है। वो क्लोजर कभी ढूंढ ही नहीं पाता, उसको कभी आंसर्स मिलते ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में ना हमेशा कुछ आंसर्स कभी मिलते ही नहीं ज़िंदगी में। अब एक पॉइंट पर ना देव और तनिष्का के बीच में वो कन्वर्सेशंस होती हैं जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये कन्वर्सेशंस ऐसा नहीं था चीखने चिल्लाने वाली थी, कोई भी ड्रामा नहीं था, और वो ना बहुत शांत थी। पेनफुल टाइप की बातें इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करी, और ये दोनों खुद भी बहुत अच्छे से जानते थे ना कि अब हम पहले जैसे कभी नहीं हो सकते। देव ने उससे सिंपली पूछा, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, क्या हुआ, क्या गलत था, क्या मैं गलत था। तनिष्का के पास ना कंप्लीट आंसर्स थे भी नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली रिलेशनशिप में ना अक्सर कोई एक सवाल नहीं होता। चीज़ें स्लोली शिफ्ट होती है, डिसीजंस होते हैं छोटे छोटे जो मिलके एक बड़ा कंसिक्वेंसेस बना देते हैं। और जो नहीं कहा गया था ना इस कन्वर्सेशन में वो ज़्यादा हैवी था। दोनों के बीच में ना एक ग्रेवयार्ड था उन चीज़ों का जो कभी होती थी, जैसे कि जोक्स, कुछ यादें, और वो एक ना बहुत ही अलग चीज़ का एहसास था जो अब नहीं था। और देव ने ये चीज़ रियलाइज़ किया ना कि क्लोजर एक मिथ है। तुम्हें ना बात करके कभी क्लोजर नहीं मिलता, तुम्हें सिर्फ अपने आंसर्स मिलते हैं, लेकिन वो आंसर्स कभी कभी और ज़्यादा सवाल क्रिएट करते हैं। रोहन से ना ये कन्वर्सेशंस कभी नहीं होती, और शायद ये और भी ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि रोहन से ना जो भी बहसबाजी हुई थी, जो भी बातचीत हुई थी, वो अनसील्ड रही। और कुछ चीज़ें ना कभी एड्रेस नहीं होती और हम उन्हें अंदर ही अंदर कैरी करते रहते हैं। रोहन और देव के साथ भी ना यही था। पार्ट 9, पेंडेमिक का शैडो, अकेले में सब कुछ प्रोसेस करना। बुक में ना एक लेयर है जो बहुत स्पेसिफिक और बहुत यूनिवर्सल एक साथ है, पेंडेमिक एरा की आइसोलेशन। वो वक्त जब फिजिकली ना सब अपने घर में बंद थे, स्क्रीन पर डिपेंडेंट थे, रिलेशनशिप्स ऑनलाइन हो गई थी, मेंटेनेंस के लिए, कनेक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए। और देव के लिए ना ये वक्त स्पेशली बहुत ज़्यादा हैवी था। वो पहले से एक तो अकेला था, और तनिष्का और रोहन के जाने के बाद वो अब तो फिजिकली भी ना किसी के साथ नहीं था, लेकिन इस आइसोलेशन में ना उसके साथ थी अवंतिका। और इस चीज़ ने ना देव को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखा। और बुक इस एरा को ना बहुत केयरफुली यूज़ करता है। ये सिर्फ एक सेटिंग नहीं थी, ये एक ना बहुत ज़्यादा एक रेलेवेंट चीज़ें दिखाई गई थी बुक में, क्योंकि आइसोलेशन में ना हम खुद के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, और खुद के साथ वक्त गुजारना वो हीलिंग भी हो सकता है और पेनफुल भी। और देव ने ना इस टाइम में बहुत कुछ प्रोसेस किया साइलेंटली। वो एक ऐसी स्टेज से गुजरा ना जब वो नहीं जानता था कि वो तनिष्का को मिस कर रहा है या वो वर्जन को मिस कर रहा है जो वो तनिष्का के साथ था। और ये डिस्टिंक्शन ना पर्सन को मिस करना या पर्सन के साथ वाली अपनी वर्जन को मिस करना, ये इस बुक की सबसे बड़ी इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशंस में से एक है। हीलिंग, ये वर्ड ना बहुत कैजुअली यूज़ होते हैं, टाइम हील्स एवरीथिंग, जस्ट मूव ऑन। लेकिन देव की कहानी दिखाती है कि हीलिंग ना इतनी सिंपल नहीं होती। देव ने ना बहुत बुरे दिन देखे, वो दिन जब एक सॉन्ग सुनना और तनिष्का की याद आ गई, वो दिन जब कोई चीज़ दिखी और रोहन की याद आई, वो दिन जब वो अवंतिका से बात करते करते एक सेकंड के लिए सोचा उसने, क्या मैं पहले हील हो जाता तब अवंतिका ज़्यादा रियल लगती। और जो हीलिंग है वो एक नॉन लीनियर प्रोसेस है, ये 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे ऐसा चलता है। और ये वो दिन है ना जब तुम ठीक लगते हो और फिर एक चीज़ ट्रिगर हो जाती है और तुम वापस शुरुआत में आ जाते हो। देव के लिए ना हीलिंग एक ऐसा हिस्सा था जो वो एक्सेप्ट करता है कि जो भी हुआ वो हो गया, और जो भी कुछ हुआ ना वो उसको चेंज नहीं कर सकता। कि तनिष्का और रोहन के साथ जो भी उसका रिश्ता था ना वो एक चैप्टर था और वो पूरी किताब नहीं थी। और फॉरगिवनेस भी ना इस बुक का बहुत एक इम्पॉर्टेंट कोर है। लेकिन जो फॉरगिवनेस थी ना वो ड्रामेटिक मूवमेंट में नहीं आई। एक दिन देव ने ये रियलाइज़ किया कि वो ना गुस्सा नहीं है, सिर्फ सैड था। और जो सैडनेस है ना वो एंगर से बिल्कुल अलग होती है। सैडनेस में ना एक्सेप्टेंस होती है, एक छोटी सी जगह होती है। अवंतिका की प्रेजेंस ने ना उसको हील करने में काफ़ी हेल्प करी, स्पेशली इसलिए नहीं कि वो तनिष्का की रिप्लेसमेंट थी, बल्कि इसीलिए कि देव ने ना उसके साथ एक नया वर्जन डिस्कवर किया खुद का, एक वर्जन जो पहले का दर्द से ना डिफाइन नहीं था। पार्ट 11,
वो सवाल जिसका कोई जवाब नहीं। बुक की एंडिंग, और ये एक ना सेटिस्फाइड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग नहीं है, और इसको जानबूझ के ना ऐसा नहीं लिखा गया है। जो देव है ना वो एक जगह पहुंच जाता है जो कि अच्छी जगह है, वो हील्ड हो चुका है, कंप्लीटली नहीं, क्योंकि हीलिंग कंप्लीट कभी होती ही नहीं है, लेकिन वो उस जगह पे नहीं है जहां पे वो हुआ करता था। अवंतिका के साथ क्या हुआ बुक क्लियरली डिफाइन नहीं करती है। वो पॉसिबिलिटी ओपन है लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि लाइफ में ना हमेशा कुछ भी सर्टेन नहीं होता। और फिर वो सवाल जो टाइटल में है, जो पूरी बुक में एक अंडरकरंट की तरह चलता है, कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन। देव इस सवाल का जवाब देता है अपने तरीके से, ना हाँ ना नहीं। वो कहता है नहीं, हम फिर से स्ट्रेंजर्स नहीं बन सकते, क्योंकि जो हुआ वो हुआ, जो शेयर किया वो शेयर किया, जो फील किया वो फील किया, वो सब रियल था। लेकिन हम चूज कर सकते हैं कि उस सच को कैसे कैरी करें, विद बिटरनेस या विद पीस। टाइटल का वो सवाल ये बिटरनेस से नहीं पूछा गया, ये पीस की एक डिजायर से पूछा गया है। काश मैं फिर से स्ट्रेंजर होता, मतलब काश में वो पेन जो होता है ना वो फील नहीं करता। लेकिन एंडिंग में जो देव है वो ये रियलाइज करता है कि जो दर्द है ना, उस दर्द ने ही देव को वो बनाया है जो वो अभी इस वक्त है। और बुक एंड होती है ओपन एंडिंगली है, ऑनेस्टली है, ब्यूटीफुली है और अनरिजॉल्व है। पार्ट 12, ऑनेस्ट रिव्यूज, क्या अच्छा है और क्या नहीं। अब एक ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि सिर्फ प्रेस करना अच्छा नहीं होगा। अब इस बुक में क्या अच्छा था? पहली चीज रिलायबिलिटी। ये बुक ना इंडियन कॉलेज को एक्सप्लोर करती है, और इतना जेन्युइनली एक्सप्लोर करती है ना कि बहुत सारे रीडर्स हैं वो इमीडिएटली ना इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो ना फैमिलियर वर्ल्ड से आए हैं। दूसरी चीज इमोशनल ऑनेस्टी। जो देव है ना वो परफेक्ट नहीं है, वो कंफ्यूज है, वो ओवरथिंक करता रहता है, वो कंपेयर करता रहता है, और यही ना रियलिस्टिक है। रियल हार्ट ब्रेक ऐसे ही होते हैं। तीसरी चीज डबल बिट्रेयल एंगल, एक साथ दोस्त और प्यार दोनों का खो जाना, ये यूनिक और पावरफुल सेटअप था। चौथी चीज हीलिंग का नॉन लीनियर पोर्ट्रेयल। वो दिखाया गया है ना कि जो हीलिंग है वो बड़ी मैसी होती है, और ये ना बिल्कुल ऑनेस्ट बात है। और इस बुक में क्या ऐसी चीजें थी जो थोड़ी सी खराब थी या फिर क्या काम नहीं किया। कुछ रीडर्स ने कहा ना जो प्लॉट है वो बहुत ना इनकंसिस्टेंट फील हुआ उन लोगों को। जो स्टोरी है ना वो एक फ्लो में नहीं चल रही थी कई जगह, और कुछ मोमेंट्स तो ऐसे थे ना वो बहुत जल्दीबाजी में लिखे गए थे ऐसा लग रहा है। और कुछ रीडर्स ने ना ये भी बोला लॉस्ट अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ। जो ये फ्रेज था ना ये बहुत बार ओवर यूज हुआ है, और जो राइटिंग का स्टाइल है ना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लीशे जैसा लगता है। गुड रीड्स जो वेबसाइट है ना उस पर मिक्स रिव्यूज थे इसके, कुछ ने इसको प्यार दिया, कुछ ने ना इसको बहुत इमेच्योर बताया, और ये फेयर असेसमेंट था। भाई ये एक डेब्यू नोवेल है एक यंग राइटर की, और पॉलिश ना कहीं जगह मिसिंग भी है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है जो अभी कॉलेज में हैं या फिर रिसेंटली कॉलेज से निकले हैं, या पहली बार ना उनका हार्ट ब्रेक फेस कर रहे हैं वो लोग। तो उनके लिए ना ये बुक बहुत ज़्यादा डीपली रेजोनेट करेगी उन लोगों को। और एक एक्सपीरियंस रीडर के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगी कि भाई बहुत सिंपल चीज़ है ये मेरे लिए। जो ऑथर है ना उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत ऑनेस्टली लिखा है यहाँ पे, और जो ऑथेंटिसिटी है ना वो पॉलिश्ड ना होते हुए भी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। पार्ट 13, थीम्स और डीपर मीनिंग। सबसे पहला थीम है इसका दोस्ती और प्यार की ब्लरी लाइन। कब दोस्ती प्यार बन जाती है? देव की कहानी ये क्वेश्चन ना डीपली एक्सप्लोर करती है। वो कंफर्टेबल जोन था तनिष्का के साथ, वो लाइन एग्जैक्टली कब क्रॉस हुई? और क्या है जो पहले था, सिर्फ दोस्ती या ऑलरेडी कुछ ज़्यादा? इनका आंसर ना कभी क्लियर नहीं होता, ये एम्बिगुअसली रियलिस्टिक है। थीम 2, बिट्रेयल का डबल ट्रबल। देव ने ना एक बार में दो लोगों को खोया, तनिष्का और रोहन, और दोनों का जाना ना अलग अलग टाइप का दर्द था। रोमांटिक लॉस हुआ और जो फ्रेंडशिप थी ना वो भी चली गई, और ये ग्रीफ ना अलग कैटेगरी में आता है। और इस बुक ने स्पेसिफिकली पेन को ना वॉइस दी है जो बहुत कॉमन है लेकिन रेयरली आर्टिकुलेट होती है। थीम 3, ऑनलाइन कनेक्शन की रियलिटी। अवंतिका के थ्रू ना ये बुक एक्सप्लोर करती है कि क्या ऑनलाइन कनेक्शन भी रियल होता है? क्या वो फीलिंग जो स्क्रीन के जरिए डेवलप होती हैं वो फिजिकली मिलने वाली फीलिंग से डिफरेंट होती हैं? और देव की ना अवंतिका के साथ जर्नी सजेस्ट करती है हाँ वो रियल होती हैं, और कभी कभी वो ज़्यादा ऑनेस्ट भी होती हैं। थीम 4, हीलिंग अपने पेस से।
कोई नहीं बता सकता कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा हील करने में। देव की स्टोरी ये ऑनेस्टली दिखाती है। वो एक टाइमलाइन फॉलो नहीं करता, वो एक दिन बेटर था और एक दिन खराब। ये रियलिस्टिक है और ये ना रिमाइंडर है कि अगर तुम किसी ग्रीफ में हो तो अपने पेस से चलो। थीम 5, पीपल आर चैप्टर्स नॉट एंडिंग्स। बुक का सबसे पावरफुल मैसेज, लोग चैप्टर्स होते हैं, पूरी किताब नहीं। तनिष्का एक चैप्टर थी, रोहन एक चैप्टर था, पेनफुल चैप्टर्स, ब्यूटीफुल चैप्टर्स, लेकिन चैप्टर्स। स्टोरी खत्म नहीं होती जब एक चैप्टर खत्म होता है। पार्ट 14, बुक की यादगार लाइंस। पहली लाइन थी, कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन, नॉट आउट ऑफ बिटरनेस बट आउट ऑफ अ डिजायर फॉर पीस, टू रिमेंबर विदाउट पेन, टू लुक बैक विदाउट ईयरिंग। बुक का कोर क्वेश्चन, पूरी स्टोरी एक लाइन में, ये बिटरनेस नहीं है, ये एक थके हुए दिल की ना एक विश है कि काश इतना दर्द ना होता। दूसरी लाइन थी, पीपल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ्स, डेज पास लाइक टर्निंग पेजेस, मीटिंग कैरेक्टर्स वेदर वी लाइक देम और नॉट, व्हेन देयर पार्ट एंड्स दे लीव एंड समटाइम्स वी आर द वन हु पुश देम अवे। वो ट्रुथ जो हम जानते हैं लेकिन एक्सेप्ट करने में ना वक्त लगाते हैं। लोग चैप्टर्स हैं और कभी कभी हम खुद वो ऑथर हैं जो चैप्टर्स खत्म करते हैं। थर्ड, इट वॉज अ गुड रीड बट एज अ रीडर आई फेल्ट दैट इफ द कन्वर्सेशंस वर इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ हिंदी, नॉन नेटिव रीडर्स कुड कनेक्ट टू दोज मोमेंट्स मोर ईजिली। एक रीडर का ऑब्जर्वेशन, इंटरेस्टिंग पॉइंट, बुक में ना काफ़ी हिंदी डायलॉग हैं और हमारे व्यूवर्स के लिए ये प्लस पॉइंट है। वो ऑथेंटिसिटी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। चौथा है, ही बिलीव्ड ही लव तनिष्का मोर बट इट फेल्ट लाइक ही लाइक्ड हर मोर बिकॉज शी वॉज अराउंड लॉन्गर, शी वॉज प्रेजेंट व्हेन ही नीडेड अ शोल्डर, विद हर एवरीथिंग फेल्ट ईजी एंड नेचुरल। एक रिव्यूअर का ना ये ऑब्जर्वेशन बुक का सबसे ऑनेस्ट समरी है। अगर आप किसी के लिए अवेलेबल हो ना तो वो लव नहीं होता, लेकिन हम ना दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं बहुत बार। पार्ट 15, ये बुक किसके लिए है? एक क्विक गाइड। ये बुक ना तुम्हारे लिए है अगर तुम कॉलेज में हो या रिसेंटली कॉलेज से निकले हो। ये वर्ल्ड तुम्हारा वर्ल्ड है। तुमने कभी दोस्ती और प्यार के बीच की ब्लरी लाइन फील की है? ये बुक तुमसे डायरेक्टली बात करती है। तुमने एक साथ किसी रिश्ते और किसी दोस्ती को खोया है, डबल ग्रीफ का वॉइस मिलेगा यहीं। तुम हीलिंग प्रोसेस में हो और चाहते हो कि कोई ना सिंपली वैलिडेट करे कि ये मैसी है। ये बुक कहती है हाँ ये मैसी है और ये ओके है। तुम इंडियन कंटेम्प्रेरी फिक्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो, यंग इंडियन रीडर्स की वॉइस सुनना चाहते हो, तो ये सब आपके लिए है। ये बुक आपके लिए नहीं है अगर आप ना कॉम्प्लेक्स प्लॉट ड्रिवन स्टोरी ढूंढ रहे हो। ये ज़्यादा फीलिंग ड्रिवन है, प्लॉट ड्रिवन नहीं है ये। या फिर अगर आप ना पॉलिश्ड लिटरेसी फिक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये डेब्यू है और कुछ ना रॉ एजेस भी हैं इसमें। और अगर आप चाहते हो कि आपको क्लियर रिजोल्यूशन मिले, एक ना एंडिंग मिले प्रॉपर, और अगर आपको ना क्लोजर चाहिए तो ये बुक आपको वो नहीं देगी। तो दोस्तों, कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन एक परफेक्ट बुक नहीं है। राइटिंग कभी कभी ना आपको रफ लगेगी, प्लॉट कभी कभी आपको इनकन्सिस्टेंट भी लगेगा, लेकिन जो चीज़ इस बुक को मेमोरेबल बनाती है ना वो है ऑनेस्टी, जिससे ना ये लिखी गई है। श्रीजीत ने ना अपनी खुद की फीलिंग्स को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे लिखा है। जो श्रीजीत हैं उन्होंने ना अपनी फीलिंग्स को दबाया नहीं है, उन्होंने सिंपली लिख दिया है जो वो फील करते थे। और वो ऑथेंटिसिटी रॉ और इम्परफेक्ट है, लेकिन वो रियल है और आप लोग ना बहुत ज़्यादा इससे रेजोनेट कर पाओगे। अब मेरा सवाल एक आपसे है, कमेंट में भी बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आया है जब तुमने सोचा हो कि काश मैं फिर से ना स्ट्रेंजर्स होता इस इंसान से। और जवाब ना इसका ज़रूरी नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो ना तो शेयर कर सकते हो। और मेरा पर्सनल टेक ये है ना, ये बुक उन लोगों के लिए है जो अपने कॉलेज ईयर्स की ना यादें रखते हैं, स्वीट और पेनफुल दोनों, जो जानते हैं कि बेस्ट फ्रेंडशिप्स ना कभी कभी साइलेंटली ख़त्म हो जाती हैं, जो जानते हैं कि पहला प्यार ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और उस सवाल का कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन, मेरा जवाब है नहीं, हम नहीं बन सकते, लेकिन हम चूज़ कर सकते हैं कि उस मेमोरी को ना कितना स्पेस देते हैं अपनी ज़िंदगी में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, तब तक पढ़ते रहो और अपने चैप्टर्स को चाहे दर्दनाक हो अपनी कहानी का हिस्सा मानो। मैं हूँ रजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।